बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसके तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। वो बच्चे जो 100% गारंटेड फुल मार्क्स फार्मूले के साथ तैयारी करना चाहते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और इस चैप्टर में से कंप्लीट मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में तमाम वो शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं जिससे आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा, डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सेट ऑफ स्टेप्स बनाने हैं कि कितने स्टेप्स में ये सॉल्व होगा, ताकि इंसान या कंप्यूटर उसको इजीली समझ सके। एक बड़े प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में सॉल्व करना, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना, इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। एल्गोरिदम बनाना उसको सॉल्व करने का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है व्हाट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या है? अब देखिए बेटा, डीकंपोजिशन है ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वंस। एक बड़े मसले को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लिकेटेड मसले को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, ताकि वो छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो आसान होते हैं सॉल्व करने में। तो डीकंपोजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। फिर नेक्स्ट चीज, व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक अहम एस्पेक्ट है, एक अहम पहलू है। इसमें क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई करने हैं आपने रेगुलरिटीज, आइडेंटिफाई करने हैं आपने सीक्वेंसेस, आइडेंटिफाई करने हैं आपने पैटर्न्स विद इन अ सेट ऑफ डेटा, कि क्या रूटीन चलती आ रही है उसके अंदर, क्या पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कहते हैं बेटा पहचान को, और पैटर्न कहते हैं रूटीन को, सीक्वेंस को, ऐसी चीज जो रिपीट हो रही हो। चौथे नंबर पे क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेटा कहते हैं हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आप किसी मसले की जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं, जो मुश्किल चीजें हैं, उन्हें छुपा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे काम करना है, उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्शन लेवल हाई रखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन लेवल का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाएगा, और जो आपकी ऐसी चीजें जो अननेसेसरी हैं उनको एक टाइम पे साइड पे कर दिया जाएगा। It helps reduce complexity by allowing us to focus on high level overview without getting lost in the details. तो मेन पॉइंट्स को कंसीडर करना, मेन पॉइंट्स को ओवरव्यू करना, ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास, एल्गोरिदम क्या होता है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है एल्गोरिदम बेटा। अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी फॉलोड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। कि एल्गोरिदम में आप बेटा सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं टू फॉलो अ स्पेसिफिक गोल, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है। अब चाय बनाने के जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 कि आपके पास क्या होनी चाहिए, केटल होनी चाहिए, पानी, दूध, पत्ती, ठीक है। 1 बाय 1 फिर आप उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे कि जी पहले स्टेप पे क्या करना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो ये आपका एल्गोरिदम बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कौन से असूल और ज़वाबित हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। तो इसमें जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्ट्रक्चर्ड जो है अप्रोच के तहत। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है बेटा? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ये है कि आप एक तरतीब के साथ चलेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, पहला स्टेप, कि सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कोर इशू। आप अपने मसले की शनाख्त करें, मसला क्या है, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। और फिर देखें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस मसले को हल करने के लिए वो क्या है, आपके मकासद क्या हैं। जब मसला आप हल करना चाहते हैं तो मसला हल हो जाने के बाद एंड में आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए। सेकेंड स्टेप है बेटा प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, कि अपने प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। जो छोटे स्टेप्स आपके क्या हो, मैनेजेबल हो, इजीली सॉल्वेबल हो। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में तोड़ने को प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं।
थर्ड कैटेगरी सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिजाइन। आप सेट ऑफ सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, उनमें से चूज करते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, किस स्ट्रेटेजी के तहत आप अपने इशू को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। बेस्ट सिलेक्शन करते हैं ताकि एफिशिएंट अप्रोच के जरिए आप अपने मसले को सॉल्व कर सकें। तो ये आपके बेटा की कंपोनेंट्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं किसी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके पास, व्हाट आर एल्गोरिदम डिजाइन मेथड्स। एल्गोरिदम डिजाइन मेथड से क्या मुराद है बेटा, तमाम वो टूल्स, तमाम वो टेक्निक्स जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब के सब एल्गोरिदम डिजाइन मेथड्स में आते हैं। अब यहां पर दो एग्जांपल्स आप दे देंगे, एक फ्लो चार्ट और दूसरा स्यूडो कोड, क्योंकि आपका जो कोर्स वर्क है उसके अंदर उसकी लिमिटेशंस में ये दो मेथड डिस्कस किए गए हैं, एक फ्लो चार्ट और दूसरा स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस और सिस्टम। कि फ्लो चार्ट में आप तस्वीरी शक्ल में अपने प्रोसेस के स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं, डिपिक्टेड यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स कनेक्टेड बाय एरो। अब फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, स्टार्ट स्टॉप के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, इसी तरीके से कनेक्शन के लिए एरो इस्तेमाल होते हैं, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। वेयर डिड द फ्लो चार्ट्स यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फ्लो चार्ट कहां इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेटा बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें आपकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी है, इंजीनियरिंग की फील्ड भी है, बिजनेस मॉडल्स की फील्ड है, डिजाइन सिस्टम्स की फील्ड है, और जितने भी कम्प्लेक्स वर्क फ्लोज हैं, चाहे कोई हाइड्रल प्रोजेक्ट है, चाहे कोई जमीन का प्रोजेक्ट है, उनके अंदर जो है ये फ्लो चार्ट से इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, फ्लो चार्ट की मदद से जब बेटा आपकी टीम मीटिंग करती है ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो फ्लो चार्ट की मदद से सबको क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा थर्ड, फिर फोर्थ। तो फ्लो चार्ट प्रोवाइड अ क्लियर एंड कॉन्साइज वे टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, मेकिंग देम इजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब कि एक नजर में। तो फ्लो चार्ट्स की मदद से आप अपने प्रोसेस के तमाम स्टेप्स को एक नजर में समझ लेते हैं कि क्या तरतीब है स्टेप्स की। तो जब हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स की, उनके अंदर फ्लो चार्ट को एज अ बैनर और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सिस पे शो किया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पूरी टीम अवेयर हो जाती है कि हमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सेकेंड बेटा इसकी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का ये बेहतरीन टूल है अपनी तमाम ऑडियंस को, हर स्टेक होल्डर को प्रोजेक्ट के ये बताना कि मेरे जो प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, उसके अंदर पहले नंबर पे क्या होना है, दूसरे नंबर पे क्या होना है, तीसरे पे क्या होना है, चौथे में। अब सबको एक जैसा मैसेज चला गया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, तो फ्लो चार्ट इजीली अपनी बात दूसरे तक पहुंचा लेता है। थर्ड नंबर पे है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि फ्लो चार्ट की मदद से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये आपकी मदद करता है, और जहां कहीं प्रोसेस में बॉटलनेक्स आ रहे हैं, जहां कहीं मसाइल की शनाख्त हो रही है कि यहां पर आके हम स्टक हो गए हैं, इस स्टेप से हम आगे नहीं जा पा रहे, तो आप दोबारा से रिव्यू करते हैं फ्लो चार्ट को अपनी टीम मीटिंग में। और जब आप टीम मीटिंग में फ्लो चार्ट को दोबारा से रिव्यू करते हैं, तो आपके मेंबर्स जो हैं वो उस बॉटलनेक से निकल आते हैं, उस प्रॉब्लम से निकल आते हैं। चौथे नंबर पे बेटा इसका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, के फ्लो चार्ट की मदद से आपके सिस्टम प्रोसेस की, जिसे आप सॉल्व करने जा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। अब डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने आपके टीम मेंबर्स हैं, जितने आपके लोग ट्रेनिंग पे हैं, वो रेफरेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ऑफिस का कल्चर बताऊं तो ऑफिस में फ्लो चार्ट की तस्वीर हर टीम मेंबर ने, हर प्रोजेक्ट मेंबर ने अपने काउंटर में सामने चिस्पा की होती है। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल भी ट्रैक से डी ट्रैक ना हो और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करे जो कंपनी मैनेजर ने, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपको फ्लो चार्ट में गाइड किया। फिर व्हाट आर फ्लो चार्ट सिंबल्स, फ्लो चार्ट सिंबल क्या है और किस चीज के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, स्टेप्स ऑफ अ फ्लो चार्ट या फ्लो ऑफ अ प्रोसेस, फ्लो ऑफ अ जो फ्लो चार्ट है आपका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसमें आ जाता है बेटा ओवल।
ओवल टर्मिनल का सिंबल है, टर्मिनल से मुराद स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी, जहां से फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, जहां से एंड होगा, जहां पर एंड होगा, दोनों जगह आप ओवल लगाएंगे और पहले वाले ओवल में लिख देंगे स्टार्ट और आखिरी ओवल में क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। फिर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेटा इस्तेमाल होता है प्रोसेस के लिए, ठीक है, टास्क के लिए, ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो आपने काम परफॉर्म करना है वो आप किस में लिखेंगे बेटा, रेक्टेंगल में लिखेंगे। उसके बाद है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेटा इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है, आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस है टू ऐड 2 नंबर्स। अब 2 नंबर ऐड करने का जो प्रोसेस है उसके लिए इनपुट क्या चाहिए, 2 नंबर इनपुट चाहिए। तो आप यहां पे लिखेंगे रेक्टेंगल में, सॉरी पैरेललोग्राम में, इनपुट ए कॉमा बी, इनपुट ए कॉमा बी, तो आपके 2 इनपुट आ गए। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास डायमंड। डायमंड इस्तेमाल होता है बेटा डिसीजन सिंबल के तौर पे, डिसीजन पॉइंट के तौर पे। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसने बताना है कि ये बच्चा पास है या फेल है, तो आप यहां पे लिखते हैं डिसीजन सिंबल में इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33। अब अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 है, इसमें से एक कनेक्टर निकलेगा पास और एक कनेक्टर निकलेगा फेल। तो एक शाख पे, एक ब्रांच पे आप लिखेंगे पास और दूसरी शाख पे क्या लिखेंगे, फेल। अगर तो इस डिसीजन में दी गई कंडीशन ट्रू होगी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, तो वो पास की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज किसकी तरफ चला जाएगा, फेल की तरफ। एक और एरो। एरो कहते हैं बेटा फ्लो लाइन को। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करता है कि आपका फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे किस साइड पे फ्लो जा रहा है। अब जिस साइड पे इसका एरो हेड होगा उस साइड पे डायरेक्शन आपके फ्लो चार्ट की चल रही है। अब जब आप डिसीजन सिंबल इस्तेमाल करते हैं, राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, एक ब्रांच राइट निकल रही होती है, एक लेफ्ट निकल रही होती है, तो इसलिए एरो जो है ये फ्लो लाइन कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन सिंबल्स को बेटा आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके प्रैक्टिकल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात हुई है बेटा व्हाट इज स्यूडो कोड, सेकंड मेथड। स्यूडो कोड भी मेथड है एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का इनफॉर्मल लैंग्वेज में। अब देखें, आप प्रोग्राम तो लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन स्यूडो कोड आप लिखते हैं सादा अंग्रेजी जुबान में, सादा इंग्लिश लैंग्वेज। जो एल्गोरिदम आपने बनाया तस्वीरी शक्ल में, जब आप उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस में लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटा, स्यूडो कोड कहते हैं। इसमें ये पी साइलेंट है। स्यूडो कोड कैसे काम करता है, क्वेश्चन 13 में वो पूछता है। स्यूडो कोड एक्चुअल कोड नहीं होता जिसे आप कंप्यूटर पे रन कर लें किसी सॉफ्टवेयर में, बल्कि ये तो आपके डेवलपर को ये बताता है कि एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं वो इस तरतीब में फॉलो करने हैं जब आपने कोड लिखना है। तो कोड लिखने वाला जो आपका कोडर है, जो डेवलपर है, जो आपका प्रोग्रामर है, वो स्यूडो कोड को फॉलो करता है कोड लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है आपके पास, वाई यूजिंग स्यूडो कोड, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसे। सबसे पहला बेनिफिट क्लैरिटी, कि इससे एल्गोरिदम की लॉजिक बड़ी क्लियर हो जाती है। आपने अल्फाज में लिख के बताया होता है स्टेप 1 पे ये कोडिंग करनी है, स्टेप 2 पे ये करनी है, स्टेप 3 पे ये करनी है। तो जो आपका डेवलपर है वो जब आपकी कोडिंग का स्टेप्स बनाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो स्यूडो कोड को देख के बनाता है। सेकेंड चीज प्लानिंग, ये प्रोग्रामर्स को आउटलाइन बनाने के लिए मदद करता है। जब प्रोग्रामर जो है वो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहा होता है तो स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम वो कहां से उठाता है, स्यूडो कोड से उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा है कम्युनिकेशन, के स्यूडो कोड के जरिए स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम कम्युनिकेट किए जाते हैं अपनी डेवलपर टीम को, अपने प्रोग्रामर को। तो प्रोग्रामर को आपने स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम कन्वे कर दिए स्यूडो कोड की मदद से, कि आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या कोडिंग करनी है, सेकंड स्टेप पे क्या करनी है, थर्ड पे क्या करनी है, फोर्थ पे क्या करनी है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। तो फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड दोनों ही टूल्स हैं जो क्या करते हैं, एल्गोरिदम को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। अब फ्लो चार्ट में तस्वीरी शक्ल में डिस्क्राइब किया जाता है बेटा ग्राफिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके, स्यूडो कोड में प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। स्टेप्स को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें तो स्यूडो कोड बन जाता है, और अगर तस्वीरी शक्ल में एक्सप्लेन करें तो क्या बन जाता है, फ्लो चार्ट। अच्छा, स्यूडो कोड इट इज लाइक अ स्टोरी, हर स्टेप को आपने स्टोरी की तरह पॉइंट्स बना के लिख दिया, जबकि आपका जो फ्लो चार्ट है ये ऐसे है जैसे कि आप मूवी वॉच की आपने, ठीक है। तो मूवी में क्या होता है, हर चीज ग्राफिकल होती है,
थर्ड पॉइंट पे लिखता है डिफरेंस, स्यूडो कोड कम्युनिकेट द स्टेप्स इन डिटेल्ड नैरेटिव लाइक फॉर्मेट। तो स्यूडो कोड में आप लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मोर डिटेल्ड कम्युनिकेशन है। जबकि जो फ्लो चार्ट है वो आपका वो विजुअल फॉर्मेट की फ्लो बता रहा होता है, अब ओवरऑल फ्लो और स्ट्रक्चर बता रहा होता है, लेकिन स्टेप्स की डिटेल नहीं लिखी होती। तो स्टेप्स की डिटेल आप किस में लिखते हैं? स्यूडो कोड में लिखते हैं। स्यूडो कोड जो है यूजफुल है डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिदम्स में। जब आपका प्रोग्रामर लॉजिक बनाने बैठे तो उसके सामने क्या होनी चाहिए? स्यूडो कोड होना चाहिए, ताकि वो उसके मुताबिक, हिदायत के मुताबिक अपना कोड करता चला जाए। और जो आपका फ्लो चार्ट है ये स्टेप्स और डिसीजंस मेकिंग में काम आते हैं, देखने में कि एल्गोरिदम में कहां कहां इनपुट है, किस जगह पे आउटपुट शो करवानी है, किस जगह पे आपने जो है क्या करना है, प्रोसेस को शो करवाना है। तो ये मदद देता है आपको स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मेन 5 डिफरेंसेस हमने इसमें डिफाइन कर दिए। आपने पेपर में इसी तरीके से बेटा लॉन्ग में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, इसी तरह लिखना। क्वेश्चन 16 में कहता है बेटा व्हाट आर एवेल्युएशन टेक्निक्स फॉर एल्गोरिदम। अब आपने किसी एल्गोरिदम को टेस्ट करना है तो उसकी एवेल्युएशन टेक्निक्स क्या होती हैं? ठीक है, वो टेक्निक्स जिनकी मदद से आप किसी एल्गोरिदम को ये टेस्ट करते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा या करवा देगा, हाउ एफिशिएंटली दे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसके अंदर 2 चीजें देखी जाती हैं, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये 2 वो टेक्निक्स है, एवेल्युएशन टेक्निक्स, जिसकी मदद से हम पता करते हैं कि एक एल्गोरिदम कितना ज्यादा एफिशिएंट है। अब इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं किसे हैं बेटा? क्वेश्चन 17 में वो कहता है टाइम कम्प्लेक्सिटी इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो एन एल्गोरिदम परफॉर्म। कि एक एल्गोरिदम जो है कितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी। इट शोज हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम चेंज एज द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। ये आपको ये समझने में मदद देता है कि अगर आपका इनपुट डाटा बढ़ेगा तो आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट का, जो क्या करता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स को सॉर्ट करता है। इसी तरह सॉर्टिंग के डिफरेंट और एल्गोरिदम है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। अब हर एल्गोरिदम का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट है बेटा। कुछ टाइम कम लेते हैं, कुछ टाइम ज्यादा लेते हैं। कुछ इनपुट इंक्रीज होने पे इफेक्ट नहीं होती उनकी एफिशिएंसी, कुछ की इनपुट इंक्रीज होने पे क्या होता है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन 18 में डिस्कस करता है व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है बेटा? कि अमाउंट ऑफ मेमोरी एल्गोरिदम यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनपुट साइज की बुनियाद पर आपका एल्गोरिदम कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, कितना रैम इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसमें इनपुट के लिए भी मेमोरी जो इस्तेमाल हो रही है और एल्गोरिदम के लिए भी जो मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, आउटपुट के लिए भी, तमाम मेमोरी को हम डिस्कस करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा व्हाट इज ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है? कि आप अपने एल्गोरिदम को सैंपल डाटा पे जब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो इसको कहते हैं ड्राई रन। फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ में फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब जब बेटा आप उसमें कोई वैल्यू फिल करते हैं ना, 2 + 3 2 - 3 और उसका फार्मूले पे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एल्गोरिदम में जो स्टेप्स परफॉर्म किए गए हैं कि एल्गोरिदम फॉर एडिंग 2 नंबर्स, आप उसे सैंपल जब 2 नंबर्स देंगे और उन 2 नंबर्स पे कैलकुलेट करके देखेंगे क्या रिजल्ट निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन ऑफ एल्गोरिदम। तो ड्राई रन ऑफ फ्लो चार्ट जो है आपके पास, वो मैनुअल वॉकिंग थ्रू द फ्लो चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप, कि आपने हर स्टेप पे जो जो इनपुट उसे चाहिए और जैसे जैसे आउटपुट कैलकुलेट हो रही है आप सैंपल डाटा के ऊपर उसको चेक करेंगे। तो इसको फ्लो चार्ट का ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्यूडो कोड को ड्राई रन कैसे किया जाता है? स्यूडो कोड को ड्राई रन करने के लिए आप मैनुअली लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कोड लिखते हैं सैंपल। तो आप सैमुलेट करते हैं स्यूडो कोड को लाइन बाय लाइन। इसका मतलब है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना शुरू करते हैं। अब कोड लिखने की से मुराद यह है कि आप सॉफ्टवेयर तो बाद में बनाएंगे, लेकिन आप एक सैंपल छोटा सा कोड बनाएंगे जिसमें आप सैंपल वैल्यूज डाल के, टेस्ट वैल्यूज डाल के चेक करेंगे स्यूडो कोड को कि क्या वाकई इस तरतीब में अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या हमारा प्रोग्राम ठीक से रन होगा या नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड ड्राई रन ऑफ अ स्यूडो कोड।
फिर है आपके पास बेटा व्हाट इज सैमुलेशन। सैमुलेशन जो है वो एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड मॉडल है जो रियल वर्ल्ड प्रोसेस या सिस्टम को वर्चुअल तौर पर मसनूई तौर पर आपके कंप्यूटर में शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है कंप्यूटर गेम्स में गाड़ी चलाई है। अब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ओरिजिनल गाड़ी तो नहीं चला रहे आप, ठीक है, आप तो क्या चला रहे हैं, आर्टिफिशियल गाड़ी चला रहे हैं। तो वो एक सैमुलेटेड मॉडल है किसका, आपकी कार का। आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में, वहां पे सैमुलेटर लगा हुआ है। हमारे जो बच्चे पायलट की ट्रेनिंग करते हैं उन्हें डायरेक्ट जो है जहाज पे नहीं बिठाया जाता जहाज चलाने के लिए, उन्हें पहले सैमुलेटर दिया जाता है जिसपे वो जहाज उड़ाना सीखते हैं। उसके अंदर जो बटन होते हैं वो बटन एज इट इज उसी तरह काम कर रहे होते हैं जिस तरह ओरिजिनल के, लेकिन वो बटन तो आपके लैपटॉप से चल रहे हैं, आपके तो माउस और कीबोर्ड से चल रहे हैं। इसको बेटा सैमुलेटर कहते हैं। तो सैमुलेटर बेसिकली कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग मॉडल है जो किसी रियल वर्ल्ड प्रोसेस या सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाई यूज सैमुलेशन, क्यों हम इसे इस्तेमाल करें? तो देखिए, एक तो टेस्टिंग एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए अगर आपने सैमुलेटर बना लिया है तो सैमुलेटर आपकी क्या मदद करेगा कि आप उसमें डाटा डालेंगे और एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप शो करता जाएगा कि किस स्टेप पे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। और सिनेरियोज को एक्सप्लोर करने के लिए सैमुलेशन अलाउज टू क्रिएट मेनी डिफरेंट सिचुएशन टू सी व्हाट हैपन। डिफरेंट किस्म का आप डाटा डालेंगे और चेक करेंगे कि भाई क्या है। अब जो मैंने एग्जांपल आपको दी, फॉर एग्जांपल कार वाले सैमुलेटर की, आप जो है राइट ब्रेक दबा के देखेंगे, अच्छा ब्रेक को दबा के देखेंगे, क्लच दबा के देखेंगे भाई टक्कर होती है या नहीं होती। तो सिनेरियो टेस्ट कर रहे हैं ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं सिनेरियोज को, कहाँ आपकी गाड़ी स्किड हो रही है, कहाँ पे इसकी ब्रेक लग रही है, कहाँ आपकी गाड़ी की टक्कर लग रही है, किस वजह से लग रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में नुकसान होने से पहले लोगों को ट्रेन किया जाता है सैमुलेटर के जरिए। तो सैमुलेटर एल्गोरिदम को टेस्ट करने के काम आता है और आपको फायदा देता है बेटा। अब कहता है व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ सैमुलेशन। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव, कि ये सस्ता होता है और जल्दी से लोगों को सिखाने के काम आता है। रियल एक्सपेरिमेंट्स को कंप्यूटराइज्ड मॉडल पे करने में काम आता है। तो कॉस्ट बच गई आपकी। अगर आप ओरिजिनल गाड़ी 40 लाख रुपए की लेकर और बंदे को सिखाने पहले दिन बिठा दें तो खुदा ना खास्ता वो कहीं पर हिट हो जाए तो आपका नुकसान हो गया। इससे बेहतर है कि पहले आप सैमुलेटर पे सिखा लें और फिर आप ओरिजिनल मॉडल पे चले जाएं। तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये। दूसरा, ये सेफ है। डेंजरस सिचुएशंस में जब आपने टेस्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग में फायर लगने को टेस्ट करना है, आपने गाड़ी चलाने को टेस्ट करना है, आपने जहाज चलाने को टेस्ट करना है, आप पहले सैमुलेटर पे टेस्ट कर लें तो ये सेफ है। तीसरा, ये रिपीटेबल है। रिपीटेबल से मुराद कि आप सैमुलेटर को एक बार बंदे को टेस्ट करने के लिए दें, 2 बार दें, 3 बार दें, 10 बार दें, मसला ही कोई नहीं। क्यों? कि वो एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल है, तो आप जितनी बार मर्जी उसको रिपीट कर लें, नो इशू। क्वेश्चन 25 में कहता है बेटा सैमुलेशन की 2 एग्जांपल्स लिखें। उसमें आपने एक लिख दी वेदर फोरकास्टिंग, के मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो सैमुलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए। ट्रैफिक फ्लो की आपने एग्जांपल लिख दी कि सिटी प्लानर्स जो हैं वो ट्रैफिक सैमुलेट करते हैं, चेक करते हैं फिर उस सैमुलेटर पे कि इस रोड से कितनी ट्रैफिक आएगी तो किस तरीके से मैनेज करना है, दूसरे रोड से कितनी ट्रैफिक आएगी तो किस तरीके से मैनेज करना है। इसी तरह आप कार ड्राइविंग के सैमुलेटर की एग्जांपल दे सकते हैं, आप एरोप्लेन ड्राइविंग के एरोप्लेन के जो है सैमुलेटर की एग्जांपल दे सकते हैं। बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कहता है बेटा व्हाट इज LARP, लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो LARP क्या है बेटा? LARP आपको हेल्प आउट करता है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में काम आता है, ठीक है। LARP से बनता क्या? लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये बड़ा आसान तरीका है कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और उनका रिजल्ट देखा जा सकता है LARP सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। LARP को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, क्योंकि ये आपको एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बताता है, इसलिए आप LARP सीखें। सी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट्स ऑन द आउटपुट। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट इनपुट देके और उसकी आउटपुट वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस राइटिंग एंड इंप्रूविंग योर ओन एल्गोरिदम।
अब जब आप इस पे एल्गोरिदम लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर होती चली जाएगी, इसलिए आपको LARP सॉफ्टवेयर सीख लेना चाहिए। हाउ डू वी राइट एल्गोरिदम यूजिंग LARP, कैसे इस्तेमाल करते हैं LARP सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, सिंप्लीफाइड अप्रोच है लॉजिकल सॉल्यूशंस बनाने की। तो जब आपने LARP सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम लिखना होता है, वो आपसे 1 बाय 1 पूछता है, स्टार्ट का स्टेप, फिर उसके बाद इनपुट के स्टेप्स, फिर उसके बाद प्रोसेस के स्टेप्स, फिर कंडीशन के स्टेप्स, ठीक है, जिसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, फिर आपके आउटपुट के स्टेप और फिर एंड का स्टेप। आपने एक बार डिफाइन कर दिया, अब आप जो सैंपल डाटा देंगे वो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता चला जाएगा। कहता है हाउ डू वी ड्रॉ फ्लो चार्ट्स इन LARP, 29 में कहता है। तो कहता है वी कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट इन LARP involve visual representing the algorithm step using standard flow chart symbols। तो आप अपने एल्गोरिदम के स्टेप्स को फ्लो चार्ट के सिंबल्स की मदद से ड्रॉ करते हैं LARP में। अब जैसे आपको बताया था, प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल होगा बेटे, रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, डायमंड, इनपुट और आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल होगा, पैरेललोग्राम, और स्टार्ट और स्टॉप के लिए क्या इस्तेमाल होगा बेटे, ओवल। इसी तरह फ्लो के लिए क्या इस्तेमाल होगा, कनेक्टर, ठीक है। तो ये LARP सॉफ्टवेयर में जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ये सारे सिंबल आपके पास अवेलेबल होंगे, आपने जस्ट पिक करके उनको प्लेस करते जाना ठीक जगह पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है व्हाट इज एरर। अब एरर क्या है बेटा, जब आप कोई एल्गोरिदम लिखते हैं, कोई फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, तो आपसे कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब आप मिस्टेक करते हैं उसको बग या एरर कहते हैं, बग या एरर कहते हैं। तो डिबगिंग किसे कहते हैं फिर, क्वेश्चन 31 में कहता है व्हाट इज एरर आइडेंटिफिकेशन या डिबगिंग। डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरर्स एंड फिक्सिंग दीज एरर्स, सॉल्विंग दीज एरर्स, करेक्टिंग दीज एरर्स। डिबगिंग किस चीज का प्रोसेस है, एरर फाइंड करना और एरर को ठीक करना। बग क्या है, एरर इन योर एल्गोरिदम, एरर इन योर सॉफ्टवेयर, एरर इन योर फ्लो चार्ट इज कॉल्ड बग। उस बग को ढूंढना, उस बग को ठीक करना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ एरर। तो बेटा 3 मेन टाइप्स है एरर्स की। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ये है कि आपने एल्गोरिदम बनाते हुए, आपने फ्लो चार्ट बनाते हुए, प्रोसेस के लिए फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करना था आपने रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल की जगह क्या लगा दिया, पैरेललोग्राम। तो आपका सॉफ्टवेयर उसको क्या डील करेगा, एज अ सिंटैक्स एरर डील करेगा। आपने कोई स्टेप मिस कर दिया, कंडीशन का स्टेप बीच में आना था, तो सिंटैक्स एरर में जहां आप रॉन्ग सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जहां आप कोई स्टेप एल्गोरिदम का, फ्लो चार्ट का मिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। अब इसके बरक्स जो बेटा रन टाइम एरर है वो क्या है। रन टाइम एरर किसी एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट का वो एरर है जो कि पहले तो मौजूद नहीं था, लेकिन जब आपने टेस्ट केस चलाया, जब आपने इनपुट नंबर्स दिए ओरिजिनल, उस वक्त पे अचानक आ गया, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब होता है बेटा एग्जीक्यूशन टाइम। जब आपने वो सॉफ्टवेयर, वो एल्गोरिदम, वो फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट किया है, उस वक्त जो एरर आता है उसे क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। जैसा कि एक ऑपरेशन है मैथ में, इम्पॉसिबल ऑपरेशन, डिवाइड बाय 0, ना आपका कैलकुलेटर करता है, ना कोई और मैथ का सॉफ्टवेयर करता है। अब आपने डिवीजन का एल्गोरिदम बनाया था, लेकिन यूजर ने रन टाइम पे वैल्यूज दे दी 2 डिवाइड बाय 0, तो आपका एरर आ जाएगा, आपका फ्लो चार्ट तो वर्क नहीं करेगा। तीसरी कैटेगरी है बेटा एरर की लॉजिकल एरर। लॉजिक का एरर मतलब फार्मूले का एरर, कि आपसे एल्गोरिदम में कहीं फार्मूले का एरर लग गया। फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन में लिखना था इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 तो यूजर इज पास, आपने लिख दिया गलती से इफ मार्क्स इज लेस देन 33 यूजर इज पास। जितने बच्चों के मार्क्स लेस देन 33 होंगे आप टेस्ट करेंगे, वो उनको पास कह देगा, और जो पास होने होंगे उल्टा उनको क्या कह देगा बेटे, फेल कह देगा। तो ये जो रॉन्ग कंडीशंस का इस्तेमाल है, रॉन्ग फार्मूले का इस्तेमाल है, इसको लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है विच एरर इज हार्डेस्ट टू फाइंड। तो भाई लॉजिकल एरर को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो काफी देर बाद आपको पता चलता है। जब एल्गोरिदम जो है वो चलता है और आपको कोई आइडेंटिफाई करता है आके कि सर आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तब आपको लॉजिकल एरर का पता चलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और 10% की सेल लगी हुई थी स्टाइलों पे, और इसके लिए बनाया कि जो भी बिल बने उसमें 10% जो है आपने माइनस करना, और गलती से आपसे वहां पर 10 की जगह 20% माइनस लग गया।
तो शाम तक जितने भी ग्राहक वहां से परचेजिंग करेंगे 10% फालतू डिस्काउंट चलता चला जाएगा। एंड पे रात को जब आप अपने पैसे वैसे गिनेंगे, कैश फ्लो का हिसाब लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा पैसे कम है, फिर आप ढूंढेंगे कि लॉजिकल एरर आ गया था। तो इसलिए लॉजिकल एरर का जरा पता जो है ना वो देर से लगता है, इसलिए ये मुश्किल है ढूंढने में। सम कॉमन एरर मैसेजेस इन LARP। LARP सॉफ्टवेयर में कॉमन एरर मैसेजेस कौन से आते हैं 34 में, वो पूछता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बेटा मिसिंग स्टेप। अब मिसिंग स्टेप कहता है यू प्रोबेबली फॉरगॉट टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर एल्गोरिथम। अगर आपने कोई इनपुट या प्रोसेस या कंडीशन का स्टेप मिस किया है तो आपको एरर आ जाता है कि जी मे बी आपने कोई स्टेप मिस किया एल्गोरिथम में। क्यों? क्योंकि वो समझदार सॉफ्टवेयर है, वो समझता है कि इनपुट के बाद आपके पास प्रोसेस आना चाहिए। अब आपने प्रोसेस मेंशन नहीं किया, वो फौरन आपको बताएगा कि जी आपसे प्रोसेस मिस हो गया। इसी तरह अनडिफाइंड वेरिएबल, आपने कोई वेरिएबल प्रोसेस में इस्तेमाल किया A+B में, लेकिन ऊपर इनपुट में A लिया नहीं है, तो वो आपको बताएगा कि ये वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, इनपुट में लिया नहीं है, लेकिन नीचे प्रोसेस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है इनवैलिड ऑपरेशन, कि आप कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं जो कि अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 0 करना चाह रहे हैं आप, तो ये तो अलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में। इसी तरीके से ये कॉमन वो मैसेजेस हैं जो LARP सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और ये उन बच्चों के लिए जो 100% मार्क्स जो है सिक्योर करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वो हम आपको वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे।